एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस में हम स्टडी कर रहे हैं जो डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। जैसे कि वाइट फॉस्फोरस की स्टडी हमने की, उसमें हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कुछ देखी। फिर उसके बाद हमने रेड फॉस्फोरस की स्टडी करना शुरू किया, जिसमें हमने देखा कि इसकी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें डिफरेंट P4 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इन बॉन्ड्स से जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से ये एक बहुत लंबा पॉलीमर होता है। तो इस पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर के कारण ही जो रेड फॉस्फोरस है ये वाइट फॉस्फोरस से थोड़ी कम रिएक्टिव होती है। और इसकी जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो आप लिख सकते हो। नंबर 1, इट इज हार्ड। वाइट फॉस्फोरस काफी सॉफ्ट थी, उसको तो हम नाइफ से भी कट कर सकते थे। इट इज हार्ड, क्रिस्टलाइन एंड ओडरलेस सॉलिड। तो बड़ी ज्यादा डिफरेंट हुई ये वाइट फॉस्फोरस से, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस जो थी उसकी गार्लिक ओडर थी। एंड ओडरलेस सॉलिड एंड इज ऑल्सो नॉन पॉइजनस इन नेचर। And is also non-poisonous in nature. Number 2, like white phosphorus, it is also insoluble in water but dissolves in common organic solvents like alcohols or ethers. Its ignition temperature is quite high. 543 केल्विन होता है इसका इग्निशन टेम्परेचर। तो 543 केल्विन तो काफी ज्यादा है, अराउंड 250 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो ऑर्डिनरीली अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस अवेलेबल इतना हाई टेम्परेचर नहीं होता है, इसलिए जो रेड फॉस्फोरस है ये काफी स्टेबल रहेगी। इसको अपने आप ही पड़े पड़े आग नहीं लग जाती, जैसे कि व्हाइट फॉस्फोरस जो थी वो तो फॉस्फोरेसेंस शो करती थी। तो जो रेड फॉस्फोरस है वो ऐसी प्रॉपर्टी कोई नहीं शो करेगी। तो it is quite stable and its ignition temperature is also more than that of white phosphorus. व्हाइट फॉस्फोरस का हमने देखा था कि 303 केल्विन था जो इग्निशन टेम्परेचर था। नहीं सॉरी, 303 केल्विन, हाँ 303 केल्विन था उसका इग्निशन टेम्परेचर। फुल स्टॉप। देयरफॉर इट डज नॉट कैच फायर इन एयर and can be kept as such. तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो, it does not react with caustic alkalis and also combines with metals and non-metals upon strong heating. This means that red phosphorus is less reactive than white phosphorus. फिर इसका इग्निशन टेम्परेचर भी काफी ज्यादा हाई होता है, तो इसलिए ये अपने आप इसकी कंबस्शन नहीं हो जाती है, ये फॉस्फोरेसेंस वाला फिनोमिनन भी शो नहीं करती है। ये बात भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो ये डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज थी रेड फॉस्फोरस की, थोड़ी प्रॉपर्टीज हमने देखा कि वाइट फॉस्फोरस से बिल्कुल हटके हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश वाइट एंड रेड फॉस्फोरस या टू सेपरेट वाइट एंड रेड फॉस्फोरस। फिर जो थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म है, बेस जो मेन इंपॉर्टेंट एलोट्रोपिक फॉर्म है, दैट इज ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस, it is obtained
It is obtained when white phosphorus is heated to about 470 Kelvin. Is heated to about 470 Kelvin under a very high pressure और प्रेशर कितना रखा जाता है? अबाउट 4000 टू 12,000 एटमॉस्फेयर। तो डेफिनेटली बहुत हाई है प्रेशर ये। अंडर वेरी हाई प्रेशर इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। अब क्योंकि इतने हाई प्रेशर के अंडर ये बनेगी तो इसके कारण ये हाईली पॉलीमेरिक होगी, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होंगे जो भी ये बनेगी। तो आप लिख सकते हो सिंस ब्लैक फॉस्फोरस इज फॉर्म्ड अंडर हाई प्रेशर, it is therefore highly polymerized. It is therefore highly polymerized with extensive cross-linking. With extensive cross-linking. Therefore, it is the most inactive form of different allotropic forms of phosphorus. और अब इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। आप नेक्स्ट लिख सकते हो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट निकोजेंस की या जो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं उनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी कर रहे हैं उसमें उसके बीच में हमने ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स इसकी काफ़ी स्टडी कर ली। तो वापस हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली पे आते हैं जिसमें आप लिखोगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, जो पहले 3 मेंबर्स हैं इनमें तो काफ़ी हद तक नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है। ये टेट्राहेड्रल टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे P4 है, AS4 है, और नाइट्रोजन तो हमें पता है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ही होती है। तो इसलिए जो इनके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं दीज विल बी हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट थोड़े लो होंगे, पर हाँ टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो इंक्रीज होंगे। पर आर्सेनिक के बाद एंटीमनी और बिस्मथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेटालिक कैरेक्टर आ जाता है, तो इसलिए इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हो इसको, इस स्टेटमेंट को, द मेल्टिंग पॉइंट्स फर्स्ट इंक्रीज अप टू आर्सेनिक because of increase in molecular size full stop, but after that the melting points decrease with decrease in the strength of metallic bonding। तो इसमें थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी आ रही है क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी है और मेटालिक कैरेक्टर भी काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। और इसके साथ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी ग्रुप 15 एलिमेंट्स की या निकोजेंस की वो ख़त्म होती हैं। इसके बाद हम करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी। तो आप लिख सकते हो chemical properties of
निकोजेंस। और इसमें सबसे पहला पॉइंट हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ बॉन्डिंग, कि किस टाइप के बॉन्ड्स जो हैं वो बनाएंगे इस ग्रुप के मेंबर्स। नेचर ऑफ बॉन्डिंग। अब इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आपने देखी थी NS2NP3, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में, इसलिए इनकी काफ़ी ज़्यादा टेंडेंसी होगी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर लें और अपनी नोबल गैस कन्फिगुरेशन जो है उसको एक्वायर करें। तो इसलिए 3 नेगेटिव आयन या ट्राई नेगेटिव आयन ये बनाएंगे। जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्राइड आयन बनाएगी, फॉस्फोरस फॉस्फाइड आयन बनाती है, और आर्सेनिक की भी काफ़ी हद तक यही टेंडेंसी होती है कि आर्सेनाइड आयन बना सके ये या बना ले ये। तो इस तरीके से पहले 3 मेंबर्स जो हैं वो तो कुछ हद तक इनायन बनाते हैं, और इनके कंपाउंड्स भी जो होंगे उनमें काफ़ी हद तक आयनिक करैक्टर हो सकता है। पर जो बाकी के मेंबर्स हैं वो फिर इलेक्ट्रॉन्स की जो ये भी है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और आर्सेनिक जो हैं ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बना लेते हैं। आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे ये विद क्वाइट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ही इनके आयनिक बॉन्ड्स होंगे। और अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो वहां पर इनके कोवेलेंट बॉन्ड्स बन जाएंगे। और जो इनकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें तो ये थोड़ी सी यहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आप नेक्स्ट लिख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पढ़ा हुआ है कि इट इज द चार्ज दैट एन एटम पोजेसेस और सीम्स टू पोजेस, दैट इज द रेजिडुअल चार्ज left on the atom when all other atoms attached to it are removed, and removed in such a way that the shared electron pair goes with the more electronegative atom. तो तब जो हमारे पास नेट चार्ज बचेगा एक एटम के ऊपर उसको हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। और जैसे कि मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इस ग्रुप की बता चुका हूं NS2NP3, तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हो लूज करने हो तो वो किए जाते हैं टू एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगुरेशन। या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, 3 नेगेटिव होगी इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस ग्रुप का कोई भी मेंबर गेन नहीं कर पाएगा, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहां पर -3। और हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा अगर हम लूज करने की बात करें तो मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन्स ही लूज होंगे, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स ही लूज होते हैं, तो वो सिर्फ 5 होने के कारण अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5। तो -3 से लेकर +5 तक ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करेंगे। जैसे कि पर्टिकुलरली अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन तो सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो कर जाती है, जो -3 से लेकर +5 तक जो पॉसिबल होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको लिखकर भी बताऊं, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की अमोनिया में, और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हाइड्राजीन में। इसमें नाइट्रोजन का एक बॉन्ड है विद अदर नाइट्रोजन एटम ओनली, जिसकी कंट्रीब्यूशन 0 होगी फॉर डिटर्मिनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर इसके बाद हमने आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हो हाइड्रोक्सिलमीन, ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में हम स्टडी किया करते हैं इन द रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। हाइड्रोक्सिलमीन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाती है, और फिर इसके बाद 0 आएगी, वो होती है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में तो ऑक्सीडेशन स्टेट डेफिनेटली 0 ही है। और नाइट्रस ऑक्साइड होती है लाफिंग गैस जिसको कहा जाता है, यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1। और नाइट्रिक ऑक्साइड होता है एक कंपाउंड, यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 देखी जाती है। फिर इसके बाद N2O3 की बात करें तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ जाती है, और +3
+4 नहीं, +3, और इसके बाद NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है और डाइमेरिक स्टेट में भी एग्जिस्ट करती है एट लो टेम्परेचर N2O4। N2O4 एक कलरलेस गैस होती है। तो यहाँ पर इन दोनों में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आती है और हाईएस्ट जो मैं बता चुका हूं आपको कि +5 आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, तो वो होगी यहाँ पर +5। तो ये मैंने डिफरेंट कंपाउंड्स बना दिए। फिर इसके अलावा भी नाइट्रोजन की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लाइक नाइट्रिक एसिड में HNO3 में, वहां पर भी +5 ही है। तो इधर हमने देख लिया कि नाइट्रोजन जो है ये तो -3 से लेकर +5 तक हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने डिफरेंट कंपाउंड्स बना लेती है, और जो फॉस्फोरस वगैरह हैं वो थोड़ी कम शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इतनी ज़्यादा नहीं। और जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ होल नंबर में ही हो, और भी होती हैं डिफरेंट, जो फ्रैक्शन में भी कई बार आ जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक हाइड्राजोइक एसिड हम बोलते हैं, दैट इज HN3। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ज्यादा से ज्यादा ये एक इलेक्ट्रॉन ही लूज करेगी, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होगा या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और नाइट्रोजन में 3 नाइट्रोजन एटम्स के ऊपर -1 है, तो एक नाइट्रोजन के ऊपर -1/3 चार्ज आएगा। यानी कि HN3 में, हाइड्राजोइक एसिड में, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम एवरेज की बात करें तो -1/3 होगी। वैसे हाइड्राजोइक एसिड में HN3 में एक नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, जबकि बाकी दो नाइट्रोजन की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पर तो हम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात ही कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि जो नाइट्रोजन है वो तो कितनी हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट में अपना कंपाउंड बना लेती है, जबकि बाकी मेंबर्स जो हैं वो भी वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन, ये प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे नाइट्रोजन फैमिली में भी, ग्रुप 15 में, फिर ग्रुप 16 में भी और ग्रुप 17 में भी। इन तीनों ग्रुप्स में हम ये प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। लाइक जो हमने एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस की थी, उनके ऊपर भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, और जो नाइट्रोजन फैमिली है या ऑक्सीजन फैमिली या हेलोजेंस हैं, इनके हाइड्राइड्स के ऊपर भी क्वेश्चंस, उनके हाइड्राइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स की अगर हम बात करें तो जो नाइट्रोजन फैमिली है इसमें सबसे पहले नाइट्रोजन है, इसके हाइड्राइड को हम अमोनिया बोलेंगे। आइड नो डाउट नेगेटिव आयन के लिए यूज होता है, यहाँ पर नेगेटिव आयन नाइट्रोजन के ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो टेक्निकली इसको हाइड्राइड नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी कह दिया जाता है कि ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट मेंबर है फॉस्फोरस, तो उसके हाइड्राइड को हम जानते हैं फॉस्फीन नाम से, फॉस्फीन। फिर इसके बाद आएगा आर्सीन, देन स्टाइबीन, और लास्ट में बिस्मुथीन। तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे निकोजेंस के विद हाइड्रोजन। तो इनकी सभी करेक्टरिस्टिक्स हमें देखनी है। जैसे कि नाइट्रोजन, अमोनिया और फॉस्फीन है, ये तो हम बना लेते हैं इनके नाइट्राइड्स। जैसे कि मैग्नीशियम नाइट्राइड को वाटर में डालेंगे तो अमोनिया बन जाएगी, कैल्शियम फॉस्फाइड को वाटर में डालेंगे तो फॉस्फीन बन जाएगी। पर जो बाकी के मेंबर्स हैं उनको थोड़ा इनडायरेक्ट वे में हमें बनाना पड़ता है। तो आप लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स, नंबर 1 स्ट्रक्चर,
जो इन डिफरेंट हाइड्राइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर या बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। स्ट्रक्चर कैसी है, जो सेंट्रल एटम है, जैसे कि अमोनिया की शेप तो हम केमिकल बॉन्डिंग में बड़ी डिटेल में करते हैं, इसकी थोड़ी सी अब नॉर्मल ज्योमेट्री होती है क्योंकि एक लोन पेयर होता है। तो अगर मैं यहाँ पर अमोनिया की ही शेप ड्रॉ करूँ, ये तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि इट हैज़ ए पिरामिडल शेप, एक इसके ऊपर लोन पेयर होता है। तो इस कारण जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है उसको हम पिरामिडल बोल देते हैं, एक ट्रायंगल बेस वाला पिरामिड होता है। तो ये अमोनिया की शेप हुई। फिर इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर एक ऑर्बिटल है दैट इज कंटेनिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन, यानी कि लोन पेयर। फॉस्फीन अगर हम देखें तो फॉस्फोरस का एटॉमिक रेडियस थोड़ा बड़ा होने के कारण जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो भी ज्यादा होंगी, थोड़े कंपैरेटिवली बड़े बॉन्ड्स बनेंगे एज कंपेयर टू अमोनिया। और इसके साथ ही जिस ऑर्बिटल में लोन पेयर प्लेस करेंगे हम, उस ऑर्बिटल का साइज भी थोड़ा बड़ा होगा, लाइक दिस। तो अब क्या होगा, साइज बड़ा होने के कारण जो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट विल कम मोर क्लोज टू दी बॉन्ड पेयर्स। और हमें यह भी पता है, VSEPR थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि दो लोन पेयर्स में रिपल्शन मैक्सिमम होती है, फिर एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर में रिपल्शन उससे कम, और दो बॉन्ड पेयर्स में रिपल्शन सबसे कम। तो ये लोन पेयर इधर से इन तीनों बॉन्ड्स को ज्यादा रिपेल करेगा, जो आपस में खुद एक दूसरे को उतना रिपेल नहीं करते। तो ग्रेटर रिपल्शन के कारण जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि अमोनिया का तो हमें पता है 107 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल, 107 डिग्री। और फॉस्फीन में जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होकर 94 डिग्री रह जाता है। फिर इसके बाद आर्सीन में 92 डिग्री, स्टाइबीन में 91 डिग्री, और बिस्मथीन में तो एग्जैक्टली 90 डिग्री ही बॉन्ड एंगल रह जाता है। यानी कि बॉन्ड एंगल गोज ऑन डिक्रीजिंग ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो आप लिख सकते हो the hydrides are covalent and have pyramidal structure. Full stop. On moving down the group, on moving down the group, the size of the orbital containing the lone pair, the size of the orbital containing the lone pair increases, and therefore it repels the bond pairs, it repels the three bond pairs, it repels the three bond pairs more strongly. Full stop. Hence, a decrease in bond angle is observed on moving down the group. A decrease in bond angles is observed on moving down the group. तो ये थी इनकी स्ट्रक्चर्स की बात। फिर नेक्स्ट आप नंबर 2 लिख सकते हो, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ आप देख सकते हो कि हाइड्राइड्स में जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर एक लोन पेयर होता है दैट इज अवेलेबल फॉर डोनेशन। और हमें यह भी पता है कि टॉप टू बॉटम जब हम मूव करें नाइट्रोजन से, जब हम बिस्मथ की तरफ को मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एटॉमिक रेडियस थोड़ा छोटा है, तो इस कारण क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जो इसके तीन कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली अपने ऊपर खींचेगा। नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और साइज ऑफ द ऑर्बिटल कंटेनिंग द लोन पेयर वो भी थोड़ा छोटा होगा। तो इस कारण जो लोन पेयर है दैट विल बी मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन।
यहाँ से लोन पेयर जो है वो ज़्यादा इजीली डोनेट हो सकता है। और फॉस्फीन में अगर हम देखें तो दो बातें हैं, एक तो साइज ऑफ द ऑर्बिटल कंटेनिंग द लोन पेयर ये बड़ा है, और दूसरी बात फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होने के कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है जितनी ज़्यादा नाइट्रोजन के केस में थी। तो इस कारण लोन पेयर जो है फॉस्फोरस के ऊपर इट विल बी लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, यानी कि फॉस्फीन विल बी अ लिटिल वीकर बेस देन अमोनिया। और इसके बाद जो आर्सिन या स्टाइबीन है उनकी बेसिक स्ट्रेंथ तो और वीक हो जाएगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो जो हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं उसमें बेसिक स्ट्रेंथ में, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप with decrease in electronegativity, the electron density on the central atom decreases, and also the size of the orbital containing the lone pair, the size of the orbital containing the lone pair increases. Full stop. As a result, the lone pair becomes less and less available for donation. That is, the basic strength decreases as ये ऑर्डर लिख लो, जो सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर है उसको डोनेट करने की कैपेसिटी या टेंडेंसी जो है वो थोड़ी डिक्रीज होती जाएगी, या बेसिक कैरेक्टर लुईस बेस के तौर पे जो ये एक्ट करते हैं वो बेसिक कैरेक्टर थोड़ा सा डिक्रीज होता जाएगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है थर्ड, वो आप लिख सकते हो थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब, थर्म स्टैंड्स फॉर हीट। हीट करके देखना कि कोई कंपाउंड कब तक स्टेबल रहता है या कब डीकंपोज हो जाएगा, ये चीज हम थर्मल स्टेबिलिटी में स्टडी करते हैं। और यहाँ पर जैसे कि हम अभी देख भी चुके हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ कम है, फॉस्फीन में थोड़ी ज्यादा, आर्सिन में और ज्यादा, स्टाइबीन में और ज्यादा। और जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो बॉन्ड उतना ही वीक होता है, उतनी जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो इस कारण जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है या बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। और फिर इस कारण जितनी हम हीट करेंगे जब, तो सबसे पहले बिस्मुथीन डीकंपोज करेगा, फिर स्टाइबीन, फिर आर्सिन, फिर फॉस्फीन, और सबके बाद में अमोनिया। तो इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो आप लिख सकते हो थर्मल स्टेबिलिटी में, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप with increase in the bond length, comma the bond enthalpy, the bond enthalpy or thermal stability decreases as, the bond enthalpy और thermal stability decreases as, ये ऑर्डर आप बना सकते हो अपनी कॉपी में। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करेंगे इनकी रिड्यूसिंग नेचर की। हाइड्रोजन है इन सभी के पास, तो हाइड्रोजन दूसरे को सप्लाई करके ये दूसरे सब्सटेंस की रिडक्शन करने की टेंडेंसी रखेंगे। और कौन सा जो कंपाउंड है वो सबसे इजीली हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, जिसके पास हाइड्रोजन सबसे लूजली हेल्ड है।
जिसका बॉन्ड विद हाइड्रोजन सबसे वीक है, तो वो आप देख सकते हो बिस्मुथीन में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होने के कारण हमने बात की है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मिनिमम है, और इस कारण ये सबसे इजीली हाइड्रोजन दूसरे को सप्लाई करेगा। तो बिस्मुथीन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उससे वीक स्टाइबीन, उससे वीक आर्सिन, उससे वीक फॉस्फीन, और अमोनिया तो सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट की इसकी टेंडेंसी है या कैपेसिटी है, वो थर्मल स्टेबिलिटी के रिवर्स डायरेक्शन में हम कहेंगे कि बिस्मुथीन मोस्ट स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है, स्टाइबीन उससे कम, आर्सिन उससे कम, फॉस्फीन उससे कम, और अमोनिया सबसे कम। तो रिड्यूसिंग नेचर में ये ऑर्डर चलेगा। बेसिस इसका भी वही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या थर्मल स्टेबिलिटी जो हमने बात की है। और फिर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट्स, वो आप लिख सकते हो नंबर 5, बॉइलिंग पॉइंट्स। अब जो बॉइलिंग पॉइंट हैं ये किस प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करते हैं। किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। जो बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड करता है ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग हो उतने ही मॉलिक्यूल स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, और उतना ही मुश्किल हो जाता है उनको सेपरेट करना फॉर इवेपोरेशन, तो उतना ही हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं ये डिपेंड करते हैं ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि डिफरेंट हाइड्राइड्स जो हैं इस ग्रुप के मेंबर्स के, वो मैंने यहां पर लिख दिए। So on moving down the group, with increase in the molecular size, the van der Waals forces of attraction will increase, and because of the increase in van der Waals forces of attraction, their boiling points are expected to increase. और असल में कैसी सिचुएशन बनेगी ये मैं आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूं। इधर को अगर हम एटॉमिक नंबर लें सेंट्रल एटम का, और अप साइड की तरफ बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें, तो टॉप टू बॉटम मूव करेंगे जब हम, तो मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगा, इस कारण वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगी और बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होंगे। अगर तो हम सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस का को ही बेसिस बनाएं, तब अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए। फिर इसके बाद फॉस्फीन का, फिर आएगा आर्सिन का बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद फिर स्टाइबीन या बिस्मुथीन। तो लगभग इस तरीके की वेरिएशन आएगी। नो डाउट थोड़ा ज्यादा अप या डाउन भी हो सकता है, पर हाँ आर्सिन का बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली स्टाइबीन से तो कम ही होगा। और यहां पर देखने वाली बात यह है कि अमोनिया में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। इन एडिशन टू वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अमोनिया में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना डिक्रीज नहीं होता, यानी कि वो थोड़ा सा अपस्विंग शो कर जाता है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो यहां पर आएगा, यानी कि फॉस्फीन से भी ज्यादा और आर्सिन से भी ज्यादा। नो डाउट स्टाइबीन से थोड़ा कम रहेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इस ग्रुप में मिनिमम किसका होगा, फॉस्फीन का, मैक्सिमम है बिस्मुथीन का। और अगर आपको ऑर्डर ही लिखना हो तो ऑर्डर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फॉस्फीन का सबसे कम, फिर बारी आएगी आर्सिन की, उसके बाद अमोनिया, फिर स्टाइबीन, और लास्ट में बिस्मुथीन। तो ये ऑर्डर होगा बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए। और बॉइलिंग पॉइंट स्टडी करते टाइम हम आगे भी देखेंगे ग्रुप 16 में या ग्रुप 17 एलिमेंट्स के केस में कि बॉइलिंग पॉइंट्स को अगर हम ग्राफ बनाकर समझें तब ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। तो इसमें से हमें दिखाई भी दे रहा है कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है फॉस्फीन का, मैक्सिमम है बिस्मुथीन का, और अमोनिया का थोड़ा सा अप हो जाता है बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आर्सिन से ज्यादा हो जाता है। पर हाँ
स्टाइबीन से तो कम ही रहेगा। तो इसके साथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ निकोजेंस हैं ये खत्म होती हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट्स या निकोजेंस के हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जो अगला टॉपिक बनेगा दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हेलाइड्स। फॉर्मेशन ऑफ हेलाइड्स, हेलाइड्स का मतलब है कि इनके हेलोजेंस के साथ कंपाउंड्स। तो जो भी एलिमेंट हैं ग्रुप 15 के वो सभी ट्राई हेलाइड्स भी बनाते हैं और पेंटा हेलाइड्स भी बनाते हैं। जैसे कि ये जो निकोजेंस हैं दे कंबाइन डायरेक्टली विद हेलोजेंस टू फॉर्म ट्राई हेलाइड। सबसे पहले हम ट्राई हेलाइड की बात करेंगे और इसमें एक्सेप्शन आती है कि NCl3 या NBr3 या Ni3 ये एग्जिस्ट नहीं करते। नाइट्रोजन के ट्राई हेलाइड्स में सिर्फ NF3 ही स्टेबल होता है, जबकि NCl3, NBr3 या Ni3 जो हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? बड़ी सिंपल सा इसका रीजन है, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस इन द साइज ऑफ द एटम्स है नाइट्रोजन और क्लोरीन या नाइट्रोजन और ब्रोमीन या नाइट्रोजन और आयोडीन ये काफी ज्यादा होता है, और ड्यू टू ग्रेटर डिफरेंस इन द एटॉमिक साइजेस जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो स्ट्रांग नहीं होगा। अगर बॉन्ड वीक है तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा इजीली, फटाफट ये डिकम्पोज हो जाता है। तो इस कारण नाइट्रोजन के ट्राईहेलाइड्स में सिर्फ NF3 ही कंपैरेटिवली स्टेबल होता है, बाकी जो हैं वो स्टेबल नहीं होते। और जो फॉस्फोरस है या बाकी के एलिमेंट्स हैं उनके तो सभी ट्राईहेलाइड्स बन जाते हैं। अब इन ट्राईहेलाइड्स की बात करें, अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो भी सेंट्रल एटम होगा, अगर मैं हाइड्राइड्स का जनरल फॉर्मूला ही यहां पर लिखूं ट्राईहेलाइड्स का MX3 की फॉर्म में, तो सेंट्रल एटम के ऊपर एक लोन पेयर भी अवेलेबल होगा और जो सेंट्रल एटम है उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो अगर तो टेट्राहेड्रल डिस्पोजिशन होती है और इसमें वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रन विल बी ऑक्युपाइड बाय अ लोन पेयर, बाकी तीनों कॉर्नर्स पे होंगे हेलोजन एटम्स। तो इस कारण शेप ऑफ द ट्राईहेलाइड विल बी पिरामिडल, क्योंकि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल में हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते। तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल पिरामिडल है, जबकि डिस्पोजिशन नो डाउट टेट्राहेड्रल है। और ये जो हैं ट्राईहेलाइड्स ये प्रिडोमिनेंटली कोवेलेंट होते हैं, और जो लोन पेयर है सेंट्रल एटम के ऊपर इट कैन बी इजीली रिलीज, देयरफॉर दीज मे आल्सो एक्ट एज लुईस बेसिस। और इसमें जो NF3 है उसकी बहुत कम टेंडेंसी होगी टू एक्ट एज ए लुईस बेस, क्योंकि NF3 में फ्लोरीन एटम है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नाइट्रोजन से काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ को खींच लेता है बिकॉज ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इस कारण नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी फॉर डोनेशन काफी कम हो जाती है। तो इसी बात से ही जो NF3 है ये काफी वीक लुईस बेस होगा, इसकी टेंडेंसी ज्यादा नहीं होगी लोन पेयर डोनेट करने की। पर हाँ, नाइट्रोजन के ट्राईहेलाइड के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स के ट्राईहेलाइड्स हैं ये दूसरी स्पीशीज का लोन पेयर एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। उन वेकेंट d ऑर्बिटल्स में ये जो भी इनकमिंग लोन पेयर है उसको अकोमोडेट कर सकते हैं, और अगर ये लोन पेयर अकोमोडेट कर सकते हैं तो दीज विल एक्ट एज लुईस एसिड्स, क्योंकि लुईस कॉन्सेप्ट में जो भी स्पीशीज लोन पेयर एक्सेप्ट करे उसको हम लुईस एसिड बोलते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल अगर लिखकर एक्सप्लेन करूं तो ट्राईहेलाइड ऑफ एंटीमनी है जैसे SbF3, ये 2 और F नेगेटिव से कोऑर्डिनेट हो जाता है, यानी कि जो एंटीमनी एटम है इसके 2 वेकेंट d ऑर्बिटल्स जो हैं वो फॉस्फोरस के लोन पेयर वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके एक कॉम्प्लेक्स आयन बना लेंगे 2 नेगेटिव।
तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर एंटीमनी ने या SbF3 में लोन पेयर एक्सेप्ट किया गया है। अगर लोन पेयर एक्सेप्ट किया है तो जो है ये कंपाउंड ये लुईस एसिड के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है या एक्ट कर रहा है। अब लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है वो टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करें तो इंक्रीज होगी। ये भी देख लेते हैं क्यों इंक्रीज होगी। जैसे कि PCl3 है, फिर इसके बाद AsCl3 और फिर इसके बाद आएगा एंटीमनी Cl3 ये, और इनकी लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती जाती है। SbCl3 सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा। ये इनकी लुईस एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जैसे जैसे साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीज होता जाएगा, जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इसके बॉन्ड्स हैं विद क्लोरीन, वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा जाते जाएंगे और वेकेंट ऑर्बिटल्स में इनकमिंग लोन पेयर को एक्सेप्ट करना भी इसके लिए इजी होता जाएगा। तो इस कारण ही जो लुईस एसिड की स्ट्रेंथ है वो ऐसे वेरी करेगी। और अगर हम एक ही नॉन मेटल या एक ही एलिमेंट लें ग्रुप 15 का और उसके डिफरेंट हेलोजन्स के साथ कंपाउंड्स में लुईस एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर हम कंपेयर करें, तो जैसे मैं PCl3, PbR3 और Pi3 की बात करूं, तो यहां पर जो हैलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी असर डालेगी। क्योंकि क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये फास्फोरस को काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगी। इस कारण फास्फोरस की लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। यहां पर PbR3 में फास्फोरस की उतनी ज्यादा टेंडेंसी नहीं होगी और Pi3 में तो सबसे कम होगी। तो इस कारण जो ट्राई हेलाइड्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैं उनमें लुईस एसिड स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन। तो अगर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तब हम उसका एटॉमिक रेडियस देखेंगे, और अगर सेम एलिमेंट के डिफरेंट ट्राई हेलाइड्स हैं तब हम हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। फिर इसके बाद NF3 और PF3 के अलावा बाकी सभी ट्राई हेलाइड्स जो हैं वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। जैसे कि NCl3 में अगर हम वाटर डालें तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट फॉर्म्स अमोनिया एंड HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। और PCl3 में का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो HCl और साथ में फॉस्फोरस एसिड बनता है। इसी तरीके से जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनके डिफरेंट आगे हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स बनेंगे। और जो बिस्मथ है, बिस्मथ ट्राइक्लोराइड, उसका हाइड्रोलिसिस थोड़ा सा देखने वाला है क्योंकि जो कंपाउंड बनेगा वो भी याद रखने लायक है कि वो कंपाउंड कौन सा है। जैसे कि BCl3 जो है, BiCl3 बिस्मथ ट्राइक्लोराइड जो है ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करके बनाता है बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड BiOCl, और प्लस जो है जो दो क्लोरीन बचे वो दोनों हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर HCl बना देंगे। और इस बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड को इसका कॉमन नेम है या पॉपुलर नेम है पर्ल वाइट। इसको पर्ल वाइट के तौर पे भी जाना जाता है। अब NF3 जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि NF3 में ना तो नाइट्रोजन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, ना ही फ्लोरीन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं। अगर कोई वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो फिर ये वाटर में ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। और PF3 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि PF बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर्ड टू PO बॉन्ड विच विल बी फॉर्म्ड आफ्टर हाइड्रोलिसिस। क्योंकि हाइड्रोलिसिस के बाद आपने देखा है यहाँ पर भी बिस्मथ का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना है और बाकी केसेस में तो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, तो उसमें एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तो डेफिनेटली बनेगा ही। तो यहाँ पर PF बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन PO बॉन्ड, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक करके वीक बॉन्ड तो बनेगा नहीं कभी भी इजीली।
तो इस कारण ना तो NF3 का हाइड्रोलिसिस होगा, ना ही PF3 का हाइड्रोलिसिस होगा। NF3 का हाइड्रोलिसिस ना होने का रीजन है कि नाइट्रोजन के पास और फ्लोरीन एटम दोनों के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है जिसकी हेल्प से वो इंटरेक्ट कर सकें विद दी लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल ऑफ वाटर या ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वाटर। और PF3 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, क्यों? क्योंकि PF बॉन्ड जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन दी PO बॉन्ड विच विल बी फॉर्म्ड आफ्टर हाइड्रोलिसिस। फिर इसके बाद हम इनके पेंटाहेलाइड्स की बात करेंगे। तो पेंटाहेलाइड्स जो हैं वो निकोजेंस के थोड़े कम कॉमन होते हैं, ज्यादा कॉमनली ट्राईहेलाइड्स ही बनते हैं। बन तो जाते हैं ऑफ कोर्स, नाइट्रोजन जो है वो पेंटाहेलाइड नहीं बनाती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। अगर इसकी कन्फिगुरेशन लिखी जाए तो ये होगी 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 अकॉर्डिंग टू हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो यहां पर आप देखोगे कि सेकंड शेल में आगे कोई ऑर्बिटल नहीं है आफ्टर दी पी सब शेल। कोई 2d ऑर्बिटल तो किसी ने सुना नहीं है कभी। तो अगर कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो फिर 2s वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये आगे एक इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन से अनपेयर नहीं हो सकता। तो इस कारण ये सिर्फ ट्राईहेलाइड ही बनाएगा हमारे सामने। तो नाइट्रोजन जो है वो पेंटाहेलाइड नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है जिसकी हेल्प से वो अपनी कोऑर्डिनेशन को एक्सटेंड कर सके। फिर इसके बाद जो है हमारे पास ट्राईहेलाइड्स में या पेंटाहेलाइड्स में भी, जैसे कि PI5 था, PI5 भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो PI5 के एग्जिस्ट ना करने का बड़ा सिंपल रीजन है कि I नेगेटिव आयन का साइज बहुत बड़ा होता है और 5 बड़े आयन एक फॉस्फोरस के अराउंड स्टेबलाइज नहीं हो जाते। स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होती है। तो NF जो नाइट्रोजन है ये पेंटाहेलाइड नहीं बनाती क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है। फॉस्फोरस का पेंटा आयोडाइड या PI5 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो 5 बड़े I नेगेटिव आयंस को अकोमोडेट नहीं कर सकता है। स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा होती है। और बिस्मथ के पेंटाहेलाइड्स फिर नहीं बनते, ना BiCl5, ना BiBr5, ना BiI5। कोई कंपाउंड ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बिस्मथ की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही ज्यादा स्टेबल होती है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण बिस्मथ जो है वो ट्राईहेलाइड्स ही बनाएगी, पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाएगी। फिर इसके बाद अगर हम इनकी शेप्स की बात करें तो जो पेंटाहेलाइड्स हैं उनकी शेप्स कैसी होंगी? देयर शेप्स विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जैसे ये ट्राइगोनल प्लेनर डिस्पोजिशन बनाई मैंने, तो एक हैलोजन यहां पर अबव द प्लेन, नो डाउट ये बोर्ड के प्लेन से ऊपर होगा, और एक हैलोजन होगा बिलो द प्लेन ऑफ द बोर्ड। और अगर हम ऐसा सफियर सा ड्रॉ करें तो ये तीनों पोजीशंस को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस, क्योंकि ये इक्वेटर के अराउंड होंगी। और ऊपर वाला और नीचे वाली पोजीशन को हम एक्सियल पोजीशंस बोलते हैं। यहां पर आप देखोगे कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में एंगल है 120 डिग्री का, और जबकि जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं इनके तीन तीन बॉन्ड्स के साथ एंगल है 90 डिग्री का। इस कारण जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं दे विल एक्सपीरियंस ग्रेटर रिपल्शन, और ज्यादा रिपल्सिव इंटरेक्शंस होने के कारण जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं ये थोड़े से लंबे हो जाएंगे और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स थोड़े से छोटे रह जाएंगे। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि PCl5 में जैसे कि पांचों फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड्स जो हैं उनकी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती है। जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं दीज आर समवट लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स थोड़े से छोटे होंगे और एक्सियल बॉन्ड्स थोड़े से बड़े होंगे। और PCl5 जो है ये वेपर फेज में तो ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा, हाँ इतना स्टेबल नहीं होता है। PCl5
इजीली डिसोसिएट हो जाता है इनटू PCl3 एंड Cl2, तभी PCl5 को एज ए क्लोरीनेटिंग एजेंट यूज किया जाता है। तो जब PCl5 की हम सॉलिड फेज की बात करें तो सॉलिड स्टेट में PCl5 एज सच एग्जिस्ट नहीं करता है, ये रादर एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एन आयनिक सॉलिड PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। क्योंकि फास्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स तो हैं, उसकी हेल्प से ये 5 से ज्यादा क्लोरीन्स के साथ भी अटैच रह सकता है। तो ये इतनी बात थी इनके हेलाइड्स के बारे में जिसमें कि हमने सारा कुछ स्टडी कर लिया कि नाइट्रोजन और बिस्मथ पेंटाहेलाइड नहीं बनाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, जबकि बिस्मथ इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ही +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करती है। और नाइट्रोजन के ट्राई हेलाइड्स में NF3 के अलावा NCl3, NBr3 या Ni3 स्टेबल नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। और जो बाकी के हेलाइड्स की स्टेबिलिटी या उनकी एसिड स्ट्रेंथ वो भी हमने कंपेयर कर ली है। तो हेलाइड्स की फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट जो है इनकी प्रॉपर्टी, वो हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स की। ऑक्साइड्स सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की। बेसिकली हम दो एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स ही स्टडी करेंगे, एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और एक फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स। यही दोनों जो एलिमेंट्स हैं इनके ऑक्साइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बाकी तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, उनकी हम थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में सबसे पहला आता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला है N2O, और ये बनती कैसे है? अमोनियम नाइट्रेट को बड़ी केयरफुली हीट करके, कोई बहुत ज्यादा नहीं हीट करना होता है इसको, केयरफुली थोड़ा टेम्परेचर भी लो रखकर इसको हीट करेंगे अगर, तो इसकी डीकम्पोजिशन हो जाएगी। एक तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि लाफिंग गैस बनेगी और साथ में वाटर। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस बनी है, तो जैसे कि मूवीज में दिखाया जाता है कि लाफिंग गैस सुंघाकर बंदों में जो भी लोग हैं उनमें हिस्टेरिकल लाफ्टर प्रोड्यूस हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन नहीं पैदा होती। लाफिंग गैस सूंघ कर हा नहीं करने लग पड़ते लोग। लाफिंग गैस जब सूंघते हैं हम तो फेस के जो मसल्स हैं वो थोड़े खींचे जाते हैं, ऐसे करके रिलैक्स हो जाते हैं, तो शक्ल ऐसी बन जाती है कि जैसे आदमी हंस रहा हो। ऐसे नहीं होता कि जोर जोर से हा करके हंस रहा हो कोई। लाफिंग गैस सूंघने से जो फेस के मसल्स हैं उनमें थोड़ा सा खिंचाव पैदा हो जाता है, इस कारण जो फेस है हमारा वो ऐसे अपीयर होता है कि जैसे बंदा बड़ी हंस रहा है, बड़ा खुश है, तो इसीलिए इसको लाफिंग गैस बोला जाता है। तो इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 होती है। तो सबसे पहला ऑक्साइड तो यही है। फिर उसके बाद हम करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड की बात। नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं NO को, जिसमें कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। ये प्रोड्यूस होगा बाय केयरफुल हीटिंग ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अमोनिया की यहाँ पर हम सॉर्ट ऑफ कंबस्शन करेंगे, जैसे कि, तो मैं अगर आपको ये इक्वेशन लिखकर ही एक्सप्लेन करूं, +5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और इसको हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एट ए वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 1100 केल्विन। इतने हाई टेम्परेचर पर जब हम इसकी कंबस्शन करते हैं तो हमें ऑब्टेन होगा 4 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, और जो बाकी हाइड्रोजन है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर, 6 मोल्स ऑफ H2O। तो इस तरीके से जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसकी फॉर्मेशन की बात होती है।
अब इसकी भी सिचुएशन बनती है कि इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है एक, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के 6। ऑक्सीजन के तो दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर होकर 2 बॉन्ड्स बना लेंगे, पर नाइट्रोजन के ऊपर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन एज सच बचा रहता है। तो इस कारण हम कॉमनली ये कह देते हैं कि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी होगा, लाइक दिस। तो इस तरीके का एक बॉन्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड की स्ट्रक्चर है। तो लिक्विड और सॉलिड स्टेट में ये डायामैग्नेटिक होता है। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो मैं बोल चुका हूँ, तो इसलिए वेपर फेज में ये पैरामैग्नेटिक रहेगा, पर लिक्विड फेज या सॉलिड फेज में ये डाइमेरिक स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो इस कारण ये फिर डायामैग्नेटिक जो है वो हो जाता है। फिर नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, अगर उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो हमने नाइट्रिक ऑक्साइड की बात कर ली। फिर इसके बाद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो अगर, तो डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, यानी कि N2O3, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? इसके लिए हम नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हीट करेंगे अप टू ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 253 केल्विन। तो इक्विमोलर मिक्सचर को हीट करने के बाद जब कूल किया जाएगा तो हमें N2O3 ऑब्टेन हो जाएगी। NO प्लस NO2, और इसको हीट करना है, पर बड़ी केयरफुली हीट करना है, हल्का सा, और 253 केल्विन से अक्सर लो टेम्परेचर ही रखा जाता है, तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हम नहीं रखते। तो इससे बन जाएगा फिर N2O3। N2O3 जो है ये भी हम कह सकते हैं कि इसको नाइट्रस एनहाइड्राइड की फॉर्म में कहते हैं, और ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। यहाँ पर से एसिडिक नेचर जो है वो उसकी शुरुआत हो जाती है। जो N2O या NO थे, इनको न्यूट्रल ऑक्साइड माना जाता है, और N2O3 या N2O4 या N2O5 ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो यहाँ पर इसकी शेप कैसी होगी? नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना, तो एक जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसने दूसरी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो ये मैंने सभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो शो करके इसकी स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई है। तो आप बना सकते हो कि डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या N2O3 या नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड की जो शेप है वो इस तरीके की होगी। तो इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नो डाउट +3 है। हमें दिखाई भी दे रही है कि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स हैं विद ऑक्सीजन। तो तीनों बॉन्ड्स के कारण अगर +1 हो ऑक्सीडेशन स्टेट एक बॉन्ड के कारण, तो 3 बॉन्ड्स के कारण फिर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही हो जाएगी। फिर इसके बाद जो NO2 गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसकी हम बात करेंगे, जिसमें नाइट्रोजन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और NO2, और इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाएगी? इस केस में जो लेड नाइट्रेट होता है उसको थोड़ा केयरफुली हीट करते हैं हम। जैसे कि मैं आपको इक्वेशन लिखकर अगर एक्सप्लेन करूं, तो लेड नाइट्रेट को अगर हम केयरफुली हीट करें तो इससे हमें जो NO2 है वो ऑब्टेन होगी, और एक लेड ऑक्साइड जो है वो बन जाएगा, और साथ में 4 मोल्स ऑफ NO2 प्लस O2। इस तरीके से जो लेड नाइट्रेट है वो डिकम्पोज होगा। और ये भी हमें पता है कि NO2 में भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, या हम ये कह सकते हैं कि NO2 एज सच जो है वो कम रहती है, और डाइमेरिक स्टेट में ये ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी। कैसे? तो ये भी मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ इसकी स्ट्रक्चर। इसमें एक तरफ तो होगा डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, और दूसरी ऑक्सीजन के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगी।
तो ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या NO2 की स्ट्रक्चर। अब नाइट्रोजन के ऊपर जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे NO2 मॉलिक्यूल के साथ अगर शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, ऐसी सिचुएशन है ना इसकी यहाँ पर, तो ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आपस में शेयर करके अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना लें तो हमें ऑब्टेन हो जाता है N2O4। तो इस तरीके से जो NO2 है वो डाइमेरिक स्टेट में ज्यादा एग्जिस्ट करेगी। इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस कारण ये पैरामैग्नेटिक होगी, पर यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है कोई, इसलिए ये डायमैग्नेटिक जो है वो एग्जिस्ट करेगी या डायमैग्नेटिक फेज में एग्जिस्ट करेगी। और जो लास्ट ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, दैट इज नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5, इसकी हम बात करेंगे अभी। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है इसकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है, जब हम नाइट्रिक एसिड HNO3 की डिहाइड्रेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ये नो डाउट डाइमेरिक फेज में एग्जिस्ट करता है। इसकी भी स्ट्रक्चर हमने अभी करनी है। तो ये P4O10 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P2O5 अकेला कभी भी नहीं मिलता है। तो इसकी अगर हम अब करें डिहाइड्रेशन नाइट्रिक एसिड की, तो वी शैल गेट डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बनता है। अब जो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है ये जो है आप लिख सकते हो, इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट इसका नो डाउट काफी लो होता है, 303 केल्विन, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर के आसपास ही है। तो इट एग्जिस्ट एज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड and upon heating it decomposes to NO2 and O2 and acquires yellow color। N2O5 को अगर हम हीट करें तो इससे बन जाएंगे NO2 और O2। NO2 आपको पता है रेडिश ब्राउन कलर की होती है, तो इस कारण ही जो थोड़ा सा लाइट येलो कलर जो है वो जो गैशियस फेज मिक्सचर है उसमें आ जाएगा। और अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी N2O5 की, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की, ये मैं आपको यहां पर बनाकर बता देता हूं। ये बनी है स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड या N2O5। नो डाउट जो डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इनमें आपस में नो डाउट चेंज रहेगी कि कभी ये डबल बॉन्ड ऊपर कभी नीचे, यहाँ पर रेजोनेंस रहेगी इनमें, और रेजोनेंस के कारण ही ये दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल होते हैं, ये दोनों बॉन्ड्स भी आइडेंटिकल होंगे आपस में, बॉन्ड लेंथ इनकी सेम होंगी और प्रॉपर्टीज भी इनकी सेम रहेंगी। तो ये तो थे डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और उनकी प्रेपरेशन। फिर हम करते हैं बात ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस की। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि फॉस्फोरस के दो ऑक्साइड्स जो हैं वो बनेंगे, P4O6 और P4O10। आप हेडिंग लिख लो ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। अगर हम फॉस्फोरस की हमने एलोट्रोपी की थी स्टडी, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस जो रेड फॉस्फोरस है उसको अगर हम हीट करें तो, सॉरी रेड फॉस्फोरस नहीं, P4 वाइट फॉस्फोरस होती है, वाइट या येलो, वो तो रेड फॉस्फोरस तो आगे पॉलीमेरिक बनेगी। तो वाइट फॉस्फोरस या येलो फॉस्फोरस को अगर हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट करें, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो ना हो, तो तब हमें P4O6 फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड मिलता है। अगर हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की को यूज कर लेंगे तब P4O10 मिलेगा हमें।
तो वह मैं वो भी लिखकर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर 5O2 अगर हम यूज़ करें यानी कि एक्सेस में काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन अगर यूज़ की जाए तो तब हमें P4O10 मिलेगी वाइट फॉस्फोरस की कंबस्टन से ही। और अब इन दोनों ऑक्साइड्स की जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स वो ड्रॉ करेंगे हम। स्ट्रक्चर्स इनकी बिल्कुल सिंपल हैं बनानी। सबसे पहले आप पहले एक देख लो कि कैसे मैं यहाँ पर फॉर्म कर रहा हूँ फॉस्फोरस। पहले मैं P4O6 या फॉस्फोरस 3 ऑक्साइड की बात करूँगा। इसमें 4 फॉस्फोरस एटम्स को हम टेट्राहेड्रल वे में इस तरीके से लिख लेंगे। ये डॉटेड लाइन से मैं ये टेट्राहेड्रल डिस्पोजिशन ही क्लैरिफाई कर रहा हूँ। इनका मतलब कोई बॉन्ड्स नहीं है, ये तो जस्ट यही बताया है कि कैसे टेट्राहेड्रल वे में मैंने 4 फॉस्फोरस के एटम्स को लिख रखा है। और हर एक 2 फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन फिट कर दी जाएगी। चार ऑक्सीजन तो ये हो गई, फिर 5वीं ऑक्सीजन ये और 6th ऑक्सीजन ये। हर एक फॉस्फोरस के अब 3 बॉन्ड्स बन चुके हैं और हर एक फॉस्फोरस के ऊपर एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल है। तो अगर तो हम यही स्ट्रक्चर देखकर ऐसे पूरी पूरी स्ट्रक्चर देखकर बनाने की कोशिश करें तब तो नहीं बन पाएगी। पर हाँ, जैसे कि मैंने इसकी स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन बताई थी उस तरीके से अगर आप फॉलो करो तब बन जाएगी। इसको कहा जाता है फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड और फॉस्फोरस 3 ऑक्साइड, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। और अगर फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड की बात की जाए तो उसके लिए अगर किसी को ये स्ट्रक्चर बनाने में अभी भी दिक्कत आ रही है, पूरी बात क्लियरली उसने फॉलो नहीं की, तो वो फिर से देख ले, क्योंकि P4O10 की शेप भी बनाने के लिए पहले उससे ये P4O6 ही बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पहले 4 फॉस्फोरस एटम्स को इस तरीके से टेट्राहेड्रल वे में लिख लो। पहले 4 फॉस्फोरस के एटम्स को ऐसे लिखो। अब आप साथ साथ मेरे ये ड्रॉ करते जाओ और हर एक फॉस्फोरस एटम को डॉटेड लाइन से जोड़ दो। ये डॉटेड लाइन का मतलब कोई बॉन्ड्स नहीं है, ये जस्ट ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरीके से अब तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 4 फॉस्फोरस एटम्स टेट्राहेड्रल वे में अरेंज्ड हैं। फिर हर एक 2 फॉस्फोरस एटम्स के बीच में एक ऑक्सीजन फिट करो। तो नो डाउट काफी ज्यादा लाइनिंग तो है हो रही, पर हाँ अब बात थोड़ी सी क्लियरली हमें लगेगी। फिर हमें ये भी पता है कि हर एक फॉस्फोरस के ऊपर एक एक लोन पेयर है। लोन पेयर आप चाहो तो ना बनाना। और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये फिर फॉस्फोरस से एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा यहां पर। और फॉस्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं जो इधर डी पाई पी पाई ओवरलैप करके डबल बॉन्ड भी बना लेते हैं। कैसे, वो बात अगर आपको देखनी हो तो यहां पर ऑक्सीजन का एक लोन पेयर वाला पी ऑर्बिटल आएगा जिसमें कि एक लोन पेयर अवेलेबल है, एंड फॉस्फोरस एटम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं जो इधर साइड वाइज ओवरलैपिंग शो कर जाएंगे। अब यहाँ पर तो नो डाउट उतनी क्लियरली नहीं दिखाई देंगे, पर आपको यही आइडिया बताने के लिए मैंने ये बताया है कि फॉस्फोरस के वेकेंट डी ऑर्बिटल्स और ऑक्सीजन का लोन पेयर वाला 2p ऑर्बिटल ये साइड वाइज ओवरलैप कर जाएंगे। तो इस कारण फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। इसको हम
डी पाई पी पाई ओवरलैप कहते हैं। डी पाई पी पाई ओवरलैप, इसके कारण फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ जाएगा, जिसको मैंने इधर बना दिया है। तो ये फास्फोरस 5 ऑक्साइड है, जिसमें फास्फोरस की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस तरीके से फास्फोरस के दोनों ऑक्साइड्स, फास्फोरस 3 ऑक्साइड और फास्फोरस 5 ऑक्साइड की मैंने बात कर ली। तो इसके साथ अगर हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें, तो जो भी ऑक्साइड्स हैं ये नो डाउट नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं, तो इस कारण इनके ऑक्साइड्स एसिडिक होंगे। दे विल ऑक्साइड्स भी और इनके हाइड्रोक्साइड्स भी दोनों ही एसिडिक होंगे। तो अगर हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखें, जैसे कि N2O3, फिर P2O3 P4O6 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती है, AS2O3 SB2O3 और Bi2O3। तो आप एक नोट भी लिख लो, इन केस ऑफ ऑक्साइड्स having same oxidation state of the central atom, the acidic strength decreases with decrease in electronegativity. The acidic strength decreases with decrease in electronegativity। जैसे कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, तो उसके साथ ही एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स भी डिक्रीज होती जाएगी। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, नाइट्रोजन के नहीं सभी निकोजेंस के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे वेरी करेगी।